हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने इकोनॉमी की ऑलरेडी एक वीडियो आप लोग के साथ में शेयर की हुई है जिसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। इसके बाद मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है, इसमें मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा समझाती जाऊँगी। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी पूरा ट्राई करूँगी आपको रिप्लाई करने का या फिर उस पर वीडियो बनाने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी ऐसे जो एक डिटेल में क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूँगी। सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा करने वाली हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें दिया हुआ है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति, सरकारी बजट। इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1, 2, 3 और 4। अभी देखिए इसकी जो हम व्याख्या है उस पर बात करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वृहद स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक हैं मतलब हमारी इकोनॉमी के दो वो होते हैं, शाखाएं बोल सकते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक ये मान लीजिए हमारा अर्थव्यवस्था हो गया। अर्थव्यवस्था को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और नेक्स्ट होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। तो अभी हम बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है राजकोषीय नीति जो कि गवर्नमेंट निर्धारित करती है, मौद्रिक नीति जो कि हमारा आरबीआई निर्धारित करता है, नेक्स्ट है मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति, सरकारी बजट, भुगतान संतुलन, विनिमय दर, मुद्रा आपूर्ति एवं खाद्य सृजन, रोजगार इत्यादि। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है? इसके 4 ऑप्शन है, पूर्ण स्पर्धा, एकाधिपत्य, एकाधिकारी स्पर्धा या फिर अल्पाधिकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा पूर्ण स्पर्धा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाजार में जब वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता हो तो उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपनी इच्छानुसार लागू कर सके तो यह स्थिति एकाधिपत्य या एकाधिकार कहलाती है। मतलब आप लोग याद कर सकते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएं तो जो अंग्रेज थे एक समय पे जब वो हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे तो वो अकेले ही व्यापार करते थे और कोई कंपटीशन में नहीं था, तो उनको एकाधिकार प्राप्त था। तो ये हो गया हमारा एकाधिकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्ण स्पर्धा। बाजार का वह रूप है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं मतलब जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है की संख्या बहुत अधिक होती। परिणाम स्वरूप कोई भी एक विक्रेता अथवा क्रेता बाजार में विक्रय से संबंधित कीमतों पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो फिर मतलब कोई भी एक इंसान डिसाइड नहीं करता है कीमतों को। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या कम किंतु क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। मतलब इसमें बेचने वालों की संख्या कम होती है और खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे बाजार में प्रतिस्पर्धा विद्यमान होती है, वहाँ उस मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा जहाँ पर बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले ज़्यादा होंगे। तो उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बनता है या बनते हैं? निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर या फिर अवसर लागत। तो इसके जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं 1, 2, 1 और 2 दोनों और या फिर 1, 2, 3। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। निरपेक्ष लागत अंतर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था, ठीक है। उनके अनुसार दो देशों में व्यापार उस स्थिति में होता है यदि उनमें से एक को वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है तथा दूसरे को दूसरी वस्तु के उत्पादन में लाभ है। रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य उसके श्रम लागत पर निर्भर करता है। अवसर लागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैबलर थे। अवसर लागत से आशय एक वस्तु की दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापन करने की लागत से है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पादन लागत में जिस तरह परिवर्तन होता है उसे कौन से नियम के रूप में जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पैमाने का प्रतिफल। इसका एक्सप्लेनेशन है, अभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उत्पादन फलन पैमाने की वृद्धिमान प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। वहीं जब सभी आगतों के आनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है, तो यह ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। अतः विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है। तो इसका सही ऑप्शन है किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण। एक निश्चित कीमत पर एक विशिष्ट समयावधि के भीतर खरीदी जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग है। ज्ञातव्य है कि किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। इसका मतलब है, अगर मार्केट में कोई चीज़ है, मतलब लाइक एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आलू है, उसकी जो मार्केट में सप्लाई है वो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया, मतलब जो मांग है उसके हिसाब से हमारी जो कीमत है वस्तु की वो घटती या बढ़ती रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल दाहिनी ओर ऊपरीमुखी है। आपवादिक मांग वक्र की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु की गंभीर कमी होने वाली होती है। इस स्थिति में वस्तु के दाम बढ़ने के बावजूद मांग बढ़ने लगती तथा मांग वक्र बाएं से दाएं और ऊपर की ओर अर्थात दाहिनी ओर ऊपरमुखी बना रहता था। विकल्प 20